जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ऑलमोस्ट आपका कोर्स जो है कंप्लीट हो चुका है और बाकी अब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ संभावित प्रश्नों की। आज से आपकी एक मैंने नई सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये 40 क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन भी हैं और बहुत मॉडरेट भी है और बहुत ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन है। तीनों लेवल के क्वेश्चन है क्योंकि जिस तरीके से पेपर बनता है एकदम सेम उसी पैटर्न से मैंने क्वेश्चंस लेने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखाऊंगा जिसको कि पेपर में आप लोगों को बिना पेन को हाथ लगाए सीधा आंसर टिक करना है, ठीक है ना। क्योंकि आसान क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। ये देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए आज हम ट्राई करेंगे कि कुछ क्वेश्चन को अगर हम पेन भी ना लगाए तो क्या उसका आंसर किया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जब पेपर में आ जाएगा तो आपको ऐसा ही करना, तभी आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, कह रहा है एक बैठक में सदस्यों में 4/25 तो महिलाएं थी। टोटल जितने सदस्य थे उसका 4/25 क्या थी, लेडीज थी, ठीक है ना। यह सदस्यों का कितना प्रतिशत था, तो टोटल सदस्य अपने आप में कोई भी 100% होते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं 100 का 4/25 कितना प्रतिशत बनता है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पेन नहीं लगाना। आप एक बार जरा सोचो, अगर हमें इसका प्रतिशत निकालना है कि ये कितना प्रतिशत बन रहा है, टोटल का कितना प्रतिशत बन रहा है 4/25, तो हम क्या करेंगे 4/25 गुणा 100 करेंगे, 25 से 100 को काट देंगे, 25 चौका 100 4 बार में गया, ये पहले वाला 4 4 चौके 16 आपका आंसर आ जाएगा, 16% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे करना है पेपर में। एक बार मैं आप सिखा रहा हूं तो मैं लिख भी दूंगा और मैं वैसे भी करके दिखाऊंगा ओरली। तो जो क्वेश्चन देखो आसान को और आसान बनाना होता है पेपर में। क्या होता है, हमने कई बच्चों से ये सुना है कि जो क्वेश्चन उनको आता रहेगा ना उसको खूब रच रच के पूरा सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे फिर टिक करेंगे। ऐसा नहीं करना होता है। जो क्वेश्चन आ रहा होता है उसको और 2 सेकंड के अंदर करना होता है पेपर में, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको क्या करना था, टोटल का 4/25 महिलाएं हैं। तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है तो गुणा कर दीजिए आप केवल 100, तो ये प्रतिशत निकल के आएगा ये कितनी है। तो इसको 25 से काटोगे ये 4 बार जाएगा, 4 चौके 16% जो है महिलाएं प्रेजेंट थी वहां पे, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन को भी देखने में भले बड़ा लग रहा है, पढ़ने में इसको भी बिना पेन को हाथ लगाए आपको आंसर करना है, ठीक है ना। आपको देखो कसम नहीं दूंगा, पेन मत लगाना अभी को सोचो। देखो आपके पेपर की ये क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं पेपर में, फिर से आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है एक दुकानदार ने अपनी कीमतों में 10% की कमी कर दी, टोटल का 10% कम कर दिया। और क्या कह रहा है, एक सामान की नई कीमत क्या है अब जो पहले 500 की थी। तो मुझे ये बताओ, कोई सामान पहले 500 रुपए की थी, ठीक है ना, आपने 10% कम कर दिया, तो अब वो कितने की हो गई ये पूछ रहा है। तो एक बार दिमाग लगाओ, 500 रुपए की कोई चीज है, आपने 10% कम किया, इसका मतलब 500 का 10% कितना होता है। मैंने आप लोगों को निकालना सिखाया है, सिखा देता हूं फिर से। जैसे अगर 500 है, आपसे कहता है 10% बताओ, एक जीरो काट दो, ये 10% बचा। आपसे कहता है 1% बताओ 500 का कितना होगा, एक जीरो और काट दो, 5 रुपए आ जाता है 1%। आपसे कहता है 5% कितना आएगा, 1% निकालो उसका 5 गुना कर दो, 25 आ जाएगा। आपसे कहता है 6% कितना होगा, 1% निकाल के उसका 6 गुना कर दो। आपसे कहता है कि 20% कितना होगा, तो पहले एक जीरो काटो, 50 आ गया, 50 का दूना कर दो तो वो 20% हो जाता है, 100 आ जाता है। तो ये सारी कैलकुलेशन माइंड में ही हो जाती है, इसमें कुछ भी पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है। तो देखो इसका आंसर कैसे करते हैं आप, कहा 500 पे 10% छूट दे दिया आपने, तो इसका मतलब 50 रुपया छूट दे दिया 500 पे, तो बचा आपके पास कितना, 450 रुपये ही तो बचा। तो यहाँ पे सीधा आंसर कर दो। बताओ इसमें कुछ करने की जरूरत थी क्या। तो चलो मैं आप सॉल्व करा देता हूँ, आपका आंसर हो गया होगा। अगर आप इस मेथड से करते हैं, यकीन मानिए एग्जाम में आप सबसे कम टाइम में मैथ सॉल्व करके आएंगे, ठीक है ना। इस बात का मेरी पूरी गारंटी है आपसे। चलो मैं एक बार सॉल्व वही कर देता हूं। कोई वस्तु देखिए पहले कहा उसने 10% छूट दिया, तो इसका मतलब 100% की रही होगी, 10% छूट दे दिया, इसका मतलब 90% में बेचा होगा, ठीक है ना। तो 90% में बेचा होगा किसका, 500 का 90% निकाल लीजिए, बटा 100 कर दीजिए, ये 2 जीरो काट दीजिए, 9 पचे 45, 450 रुपए आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या ये करने जाओगे आप, या सीधा ये करोगे कि भाई 500 का 10% हटा दिया, 50 रुपया हटा दिया, 450 रुपया बच गया।
तो आपको पहले मेथड से जाना है, ठीक है। मेरा फर्ज है कि आप लोगों को सारी चीजें बताना, मैं आपको कैलकुलेशन भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए एक क्वेश्चन है, इसको भी आपको पेन को हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। आपको कोशिश करनी है कि बस देखो, पढ़ो और आंसर टिक करो। चलो जैसे मैं करता हूं, कह रहा है नीचे तापमान 0 डिग्री में, सॉरी तापमान डिग्री सेल्सियस में एक डेटा सेट दिया गया है। तो ये सीरीज दे रखी है, -6 डिग्री टेम्परेचर है, -8 डिग्री, -2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 0, 5, 4, 8, ठीक है ना। डेटा का परिसर यानी कि रेंज क्या होगी। तो देखिए सिंपल सी बात होती है, किसी भी डेटा का रेंज निकालने का मतलब होता है सबसे बड़ा अमाउंट में से सबसे छोटे अमाउंट को घटा दीजिए तो वही आ जाती है इसकी रेंज। तो अगर मैं इसमें ढूंढूं तो मुझे सबसे बड़ा अभी तक 8 दिख रहा है और सबसे छोटा -8 दिख रहा है। आप खुद एज्यूम करके देखना, कोई ये नहीं कहेगा कि 0 तो सबसे छोटा था, नहीं, नेगेटिव वाले नंबर जो, देखो नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा काउंट होता है। तो नेगेटिव में सबसे बड़ा 8 है, पॉजिटिव में सबसे बड़ा 8 है, तो इसका हमें डिफरेंस करना है। तो 8 में से -8 घटाओगे तो घटेगा नहीं बल्कि जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 8 16 हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर 16 हो जाएगा। तो क्या मुझे बताओ इसमें पेन लगाने की जरूरत थी कहीं? ये आपके सीटेट 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप पेन फ्री ही करोगे, यकीन मानिए इतना टाइम बचाओगे और सारे पेपर को 2 राउंड कर लोगे, ठीक है ना। चलिए बाकी एक बार मैं करके दिखा देता हूं इसका लीनियर वे क्या होता है। इसको लीनियर वे में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसी में अरेंज करना होता है। तो ऐसे लिखो -8, -6, -2, फिर आपका आ जाता है इससे छोटा 0, फिर आपका आ जाता है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 8। ऐसे अरेंज किया जाता है, फिर बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। 8 -8 करो, फिर यहाँ पे 16 लिखो। तो या तो आप इस तरीके से चले जाओ, मैं तो इसको सलाह नहीं देता हूं। मेरा मानना है कि ऐसे क्वेश्चन को जो आसान है उनको और आसान बनाओ, बिना पेन छुए आपको आंसर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, इसको भी आपको बिना पेन को हाथ लगाए आंसर करना है, ठीक है ना। मैं समझाता हूं कैसे करोगे आप लोग। यहां पे कह रहा है एक सिक्का है, एक कॉइन है जिसको कि 10 बार उछाला जाता है, परिणाम इस प्रकार अवलोकित है। तो देखिए मैं एक बार दिखा देता हूं, ये इंग्लिश वाला ऊपर कर दिया मैंने। यहां पे देखिए जब आपने कॉइन लिया, उसको टास्क किया, 10 बार आपने किया, तो आपके ऊपर आने की क्या क्या चीजें हैं, हेड आया, टेल आया, हेड आया, टेल आया, इस तरीके से ऊपर दिख गई चीजें। आपसे कह रहा है कि चित्त यानी कि हेड, चित्त का मतलब हेड होता है, ठीक है ना। हेड प्राप्त करने की संभावनाएं क्या है? हेड प्राप्त, देखियो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है जिसकी संभावना की जाए। संभावित को ऊपर रखी जाती है, नीचे लिखा जाता है टोटल। क्या लिखोगे आप? नीचे टोटल लिखोगे। तो मुझे ये बताओ, इसने कहा 10 बार उछाला गया, तो टोटल तो मेरा 10 हो जाएगा, नीचे तो मैंने 10 लिख लिया। कह रहा है और आया क्या क्या, ये सारी चीजें आई 10 बार में, कुछ भी आया, हेड आया, टेल आया, हेड आया, टेल आया, इस तरह से आते रहे। कह रहा है हेड की पॉसिबिलिटी बताओ। मैंने बताया कि फोटो में देखो कहां कहां एच आया है, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6 बार आया है, तो संभावित मान 6 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 3 6, 2 5 10, तो 3/5 आपका आंसर हो जाता, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको कराया इसलिए करा दिया, आपको पेपर में ऐसे ही करना है। केवल ये काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हेड दिख गया, 6 को ऊपर रखा आपने, 10 को नीचे रखा। ऑप्शन ढूंढा, कहीं नहीं देख, कुछ नहीं, मतलब 10 के बेस में कुछ नहीं दिख रहा था, तो आपने क्या किया, इसका मतलब कट के आंसर आया होगा। तो 6 को और 10 को 2 से काटा तो ऊपर तो 3 दिखेगा, ऊपर 3 एक ही ऑप्शन में था, आपने खट से आंसर किया और आगे बढ़ गए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको अप्लाई करना है। ये देखिए पिछले प्रैक्टिस जब शुरुआत हुआ था सीटेट का, तब मैं नहीं सिखा रहा था, लेकिन अब पेपर पास आ गया है तो शॉर्ट से शॉर्ट मेथड आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को टाइम मैनेज करना है, ठीक है ना। मेरा देखिए सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल रहा है, किताबों में भी बहुत बड़े बड़े सारे सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि आपका टाइम कैसे मैनेज होगा, ठीक है ना। चलिए ये क्या दे रखा है, कह रहा है संख्यात्मक व्यंजन 3/7 प्लस -7/8 बराबर 25/56 दिखाता है कि रेशनल नंबर प्रमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत होती हैं। बिल्कुल सही है, योग के अंदर संवृत है तभी तो ये जोड़े घटाए गए हैं ना। तो ये पहला इसका ऑप्शन सही है, थ्योरी वाला पार्ट था, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। प्रमेय संख्याएं योग में संवृत होती हैं। चलो देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो बिल्कुल पेन तो बिल्कुल ही नहीं लगाना है। कह रहा है निम्न में से 3D आकृतियों में से किसमें शीर्ष नहीं है। शीर्ष का मतलब जिसमें कोनी कोना ना हो,
शीर्ष वहां बनता है जहां पे दो अलग अलग भुजाएं जाके जुड़ती हैं, कोन्नी कोन्ना कुछ बनता है, उसे शीर्ष बोला जाता है, सिंपल सी भाषा में। ठीक है ना। तो कह रहे बिना शीर्ष वाला कौन सा फिगर होगा? पिरामिड आप बनाओगे। पिरामिड क्या मतलब होता है? जैसा बेस, जैसे मान लो ये एक बेस बनाया, ऐसा ही इसका टॉप बना दो। ठीक है ना। उसके बाद किनारे किनारे को मिला दो, तो ये इसको बोला जाता है पिरामिड। तो इसमें तो कोन्ने बन रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। शंकु में तो साफ साफ दिखता है कोन्ना बनता हुआ यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्रिज्म में आपका बनता है, बिल्कुल बनता है। ठीक है ना। सॉरी ये प्रिज्म का है, ये प्रिज्म है, मैं कंफ्यूज हो गया। ये प्रिज्म का फिगर है। पिरामिड जो बनता है इसमें क्या करते हैं, एक कोई बेस ले लिया जाता है, जैसे हमने पंचभुज का बेस ले लिया। ठीक है ना। एक ऊपर कोई पॉइंट ले लिया जिससे इसको सबको मिला देते हैं, ये पिरामिड बनता है। ठीक है ना। ये आपका पिरामिड बनता है। सॉरी माय मिस्टेक, या ये प्रिज्म है और ये पिरामिड है। ठीक है ना। तो देखिए इसमें तो बहुत सारे कोने दिख गए आपको, तो शीर्ष बहुत सारे हैं, तो इसमें भी नहीं है, तो प्रिज्म में भी नहीं है, तो एक ही बचा स्फीयर। स्फीयर देखो चारों तरफ से तो प्लेन होता है, उसमें तो कहीं पे भी आपको कोना देखने को ही नहीं मिलेगा, तो वर्टेक्स नहीं मिलता है। ठीक है ना। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे, थोड़े से टफ क्वेश्चन, ये जो 40 क्वेश्चन है ना, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला देखिए, आपसे कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का। मैं तो कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में भी आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना। एक दो थोड़ा सा, अगर आपको मान लो आपके माइंड में चीजें ज्यादा देर तक नहीं याद रह पाती, तो थोड़ा बहुत लिख लेना, क्योंकि आपको जब आप पेपर में बैठोगे ना, आपको स्पेस भी रफ थोड़ा सा ही देता है, ठीक, आपको पता होगा। तो अब हम वही टारगेट करेंगे कि एग्जाम में हमें अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस तो बहुत करा दिया आप लोगों की। अब हम देखेंगे कितना आसान कर सकते हैं। ध्यान से देखो, यहां पे भी 5/7 है, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5/7 है। इसका मतलब बेस तो बराबर है, हमें उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब बेस बराबर है तो ये घातें जो होती हैं जुड़ जाती हैं। तो 4 है और ये -3 है, 4 में से -3 घटेगा यहां पे, क्योंकि -3 जोड़ने का मतलब घटाना हो गया। 4 में से 3 गया तो 1 बच गया, 1 बराबर हो गया 5x - 2 के। तो अब ये -2 था, इसको राइट भेज दिए तो वो जुड़ गया 1 के साथ, तो 3/5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ऐसे करना है। अब एक बार मैं करके दिखा देता हूं। यहां पे देखिए हमने किया 4 - 3 बराबर घाते, देखिए अगर आधार बराबर है एक बगल, तो राइट साइड में घाते बराबर होंगी। पहले तो ये लिखना था इसमें 5/7 की घात 4 - 3 मतलब 1 बराबर 5/7 की घात 5x - 2, ये करना था। ठीक है ना। अब घातों को आपस में इक्वेट करो, तो आपका आ जाएगा 5x - 2, तो ये 1 बराबर 5x - 2, इस -2 को इधर भेज दोगे तो ये 3 बन जाएगा बराबर 5x, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3/5। ठीक है ना। लेकिन मैं आपको अभी भी सलाह दूंगा कि ऐसे प्रश्नों में आपको पेन तक नहीं लगाना है। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आपका पेपर सॉल्व हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी आपके पास 8-10 दिन है, मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा खुद ही। मैं देखो, आप सारी प्रैक्टिस सेट को देखना कि मैं कैसे अप्रोच करता हूं क्वेश्चंस को करने का। अगर वो चीजें लगाते हो तो आप टाइम मैनेज जरूर कर पाओगे। चलो एक ये देखिए क्वेश्चन देख रखा है, हाँ ये थोड़ा लेवल है, तो इसमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। यहां कह रहा है कि मानिए कि 3 परिमेय संख्याएं आपको दे रखी हैं, a बराबर 3/5, b बराबर 2/3, c बराबर -5/6। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है ना। तो देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं वैल्यू रख करके, लेकिन हम उसमें भी थोड़ा दिमाग अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कि हम ऐसे काम करेंगे, जैसे आप अगर देखो एक बच्चे की तरह सोचो, आपको गुणा भाग आसान लगता है या जोड़ घटाना? तो सिंपल सा कोई भी आंसर करेगा कि सर जोड़ घटाना। तो हम पहले वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें जोड़ घटाने का काम किया गया हो। ठीक है ना। और हम बात बताएं आपको, सीटेट ऐसा देता है कि जिसमें आसान थोड़ा लगे, बहुत ज्यादा टफ आपको नहीं देगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चलता हूं ये जोड़ वाले को अटेम्प्ट करता हूं। ठीक है ना। चलो यहां रखता हूं, ये रखा है ए का मतलब 3/5। ठीक है ना। प्लस ब्रैकेट में क्या है, b + c, तो b कितना है आपका 2/3 कर दिया। c कितना है -5/6, तो प्लस है तो ये सीधा माइनस बन जाएगा आपका 5/6, ये रख दिया। राइट साइड में क्या है इसको देखते हैं, b के मतलब 2/3 रख दिया। प्लस a की जगह कितना रखोगे आप, 3/5 रख दिया। और c की जगह कितना रखोगे आप, c की जगह फिर आप वही रखोगे -5/6, तो -5/6 आपने रख दिया। ठीक है ना। इतना पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। जब आप सिंप्लीफाई करोगे इसको, तो ये देखिए आपका 3/5 दिया हुआ था। इस ब्रैकेट के अंदर की चीजों को जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम तो 6 आ जाएगा, सिंपल सी बात है।
ठीक है, तो 3 दूनी 6 होता है, 2 दूनी 4 हो जाता है और ये माइनस का 5 आ जाएगा। ये आ गया बराबर, यहाँ पे फिर 2/3। अब मैं अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ, घबराइएगा मत आप। प्लस एलसीएम 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 6 पंचे 30 होता है। इसके पहले तो मुझे नहीं लगता कोई कटेगा, तो ये 30 ले लिया हमने, ठीक है ना। जब आपने 30 ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 6 के 30, ठीक, बीच में भी कोई हो रहा है क्या इनका एलसीएम, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 30 ही आएगा, ठीक है। 5 6 के 30, 6 बार में गया, 3 6 18 माइनस 6 पंचे 30, 5 पच्चे 25, ये आ गया आपका। अब चलो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, सॉरी। जब आप थोड़ा सा और सॉल्व करने पे आओगे तो ये बताओ कितना आ जाएगा आपका, 5 में से 4 गया, -1/6 आ जाएगा, तो 3/5 और ये -1/6 हो गया बराबर 2/3। और अब क्या करना है आपको, ये सोचो, 25 और 18, 25 में से 18 गया, 18 2 20 और 5 7 आ जाता है ना, तो -7/30 हो जाएगा। सब ठीक चल रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए इनका एलसीएम लेंगे, फिर से आ जाएगा 6 पंचे 30, ठीक है ना, और इनका भी एलसीएम ले लेते, तो इनका तो 30 ही होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 पंचे 30, 5 6, ये आपका आ जाएगा 5 छंगट 30 होता है ना, तो 6 3 18 हो जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, तो ये 5 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, 3 दहा में 30, तो 2 दहा में 20 हो जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 30 से तो 30 कट गया, सिंपल सी बात है। 18 में से 5 गया, कितना होता है, 13, 5 18 होता है 13। राइट साइड में जरा देखो क्या है, 20 में से 7 गया, ये भी 13 होता है। देखो आपका यही आंसर मिल गया, ठीक है ना। तो मैंने तो ये सोच करके इसको सी वाले को अटेम्प्ट किया था कि ये आसान था, जबकि अब इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आप ये सारी तरकीबें अप्लाई करोगे ना, एकदम दिमाग बंद करके, ये नहीं कि पहले ही ऑप्शन से शुरू कर दो चेक करना, कि ए चेक कर, पहला चेक करेंगे फिर दूसरा फिर तीसरा, नहीं। आप देखो कि आपको कम टाइम किसमें लगने वाला है। सपोज दैट आपके पास ये वाला नहीं आता, फिर आप इसको चेक करते, आपको दिखने लग जाता है ये भी नहीं आया, तो आप किसी में जाते जिसको जो आपको आसान लगता है। गुणा आसान लगता है तो गुणे वाले को चेक करते, भाग आसान लगता है तो भाग वाले को। तो अगर वो भी नहीं होता तो जो बचता हो लास्ट वाला उसी को टिक कर देते, फिर आप ना चेक भी नहीं करते। क्यों चेक करना, जब 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा ही तो ऑप्शन होगा ना। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो हमारा तो पहले ही बार में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसी तरीके से आपको भी जब भी ऑप्शन चेक करने को आए तो इस तरीके से दिमाग लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको भी आपको पेन फ्री करना है, कोई भी पेन को हाथ नहीं लगाएगा और खुद आंसर बताओ। ये रहा आपका 121, आपको पता होना चाहिए 121 को रूट से बाहर निकालोगे तो 11 मिलता है आपको। 70 में 11 अगर आप जोड़ोगे तो 70 और 10 तो 80 हो गया, एक और 81 हो गया। 81 का रूट होता है 9, और 9 को जब आप 91 में जोड़ोगे तो 9 बन जाता है 100। 91 + 9 100 हो जाता है। 100 के रूट से बाहर निकालोगे तो 10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या बताओ, इसको पेन लगाने की जरूरत थी? और ये सारे के सारे आपके PYQs हैं, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से उठा के लाया आसान, ठीक है ना। तो मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत आसान भी आते हैं, थोड़े मॉडरेट भी आते हैं जिसमें टाइम लग सकता है। तो यहां से अगर आप टाइम बचाओगे तो जो बड़े क्वेश्चन है उसमें टाइम मैनेज कर पाओगे, ठीक है ना। चलो तो आई होप ये समझ गए होंगे, क्योंकि ये देखिए 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जब इसे 11 जोड़ोगे तो ये 81 बना देगा, 81 जोड़ोगे तो ये 100 बना देगा, ठीक है। तो आई होप इसमें मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन को भी अगर आप चाहें तो बिना पेन के कर सकते हैं। जैसे कह रहा है कि एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित हैं, ठीक है ना। कोई पार्क है जिसमें पौधे कितने लगे हुए हैं, 784 पौधे लगे हैं, किए जाते हैं, ताकि पंक्ति में पौधे की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होगी? तो देखो नोट करके ये बात लिख लीजिए आप लोग कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर टोटल पौधे दे दिया हो या टोटल पर्सन दे रखा हो, जैसे कई बार देता है कि किसी प्रेयर गोष्ठी में कोई मतलब प्रेयर हो रहा है स्कूल में, वहां पे बच्चे जितनी पंक्ति में है उतने एक पंक्ति में स्टूडेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए तो ऐसी सिचुएशन में टोटल का अंडर रूट ही निकालना होता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। कह रहा है एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधे की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। जब कहे पौधे की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तो आप क्या करोगे, डेटा का स्क्वायर रूट ले लोगे। तो पौधों की संख्या प्रत्येक पंक्ति एक पंक्ति में निकालने के लिए संख्या आपका आ जाएगा अंडर रूट 784।
अगर आप 784 का रूट निकालेंगे तो देखो इसको कई मेथड है, मैं सबसे ट्रिक वाला मेथड, सबसे आसान मेथड आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे 4 है, इसको आप ना पेयर बना लो लास्ट से। 4 मुझे बताओ किसकी स्क्वायर में आता है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में 4 आता है। तो आप कहोगे कि सर एक तो 8 का स्क्वायर करो तो लास्ट में 4 देखने को मिलता है, दूसरा 2 का स्क्वायर करो तो 4 मिलता है, ठीक है ना। तो आपके आंसर में लास्ट डिजिट या तो 8 होगी, ठीक है, या फिर 2 होगी, सिंपल सी बात है। तो ये आपको पता चल गया। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि ये जो 7 बचा है, हम देखेंगे इस संख्या से छोटा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और इस संख्या के जस्ट बड़ा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस संख्या से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बनता है, 2 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब 2 ले लेना। अगला इससे बड़ा कौन सा मिलता है परफेक्ट स्क्वायर, 9, किसका होता है, 3 का, तो ये मिल गया आपको। तो अब मुझे बताओ आपका जो आंसर शुरू होता है छोटी वाले से शुरू होगा हमेशा, इससे छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर जिसका बनता है उसी से शुरू होता है। तो 2 तो इकाई के स्थान पे आ जाएगा, सॉरी दहाई पे आ जाएगा। अब यहां इसके बगल में 8 रखूं या 2 रखूं, ये कैसे पता चलेगा। ये पता करने के लिए आप क्या करोगे, आप ये देखो 3 तिया 9 और ये रहा 2 दूनी 4, ये जो 7 बचा है इसको चेक करो ज्यादा करीब किसके है, 4 के करीब है या 9 के करीब है। अगर बड़े वाले के ज्यादा करीब है तो आपको इसमें से बड़ा वाला चुनना होगा अपने राइट साइड में, ठीक है ना। छोटे वाले के करीब होगा तो छोटा वाला। तो 7 सबसे पास किसके है, 7 4 से 3 डिजिट आगे है, जबकि 9 से तो 2 ही पीछे है ना, तो 9 के ज्यादा करीब है, तो मैं बड़ा वाला ले लूंगा। तो 28 इसका स्क्वायर रूट होता है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बाकी अगर किसी को ये ट्रिक नहीं समझ में आती है तो आप, वैसे मैंने अपने चैनल पे स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बता रखी है, काफ़ी पुरानी वीडियो होगी, आप चाहे तो देख सकते हैं, वहाँ मैंने अच्छे से समझा रखा है। दूसरा मेथड इसका कैसे आप निकालोगे वो देख लो। 728 है, ये जो भाग विधि आप लगाते हो वो लगा सकते हो, ठीक है ना। तो 2 बार में ले गए, 2 यहाँ रखा जाता है, 2 यहाँ रखा जाता है, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है ना। तो 2 2 4 यहाँ जोड़ लेते हैं, तो ये निकल करके 7 में से 4 गया 3 आ जाता है, पूरा पेयर उतार लेते हैं, 28 आ जाता है। फिर ये 8 लगाओ, यहाँ 8 लगाओ, यहाँ 8 लगाओ, 8 8 64, इस तरीके से आप भाग विधि से निकाल सकते हैं आपका आंसर, ठीक है ना। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और इसका करेक्ट आंसर 28 ही बन रहा है ना, बिल्कुल सही बन रहा है। ये भाग विधि से सही क्यों नहीं आ रहा था, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 3, 7 में से 4 गया 3 आ गया, 28 आपने निकाल लिया। अब आपको करना था यहाँ पे, अगर हमने 8 बढ़ाया, 2 2 4, ठीक है, तो 8 8 64, 4 और 6, 8 चौक 32 और 6 40, ये तो ज़्यादा बन रहा है। इसको भाग विधि से आप एक बार निकाल के देख लीजिएगा क्या है, ठीक है। वैसे हमने आपका आंसर बता दिया, क्योंकि मैं ज़्यादातर भाग विधि से नहीं, ये ट्रिक से ही आप लोगों के लिए रूट निकालता हूँ, ठीक है ना। वैसे आप करोगे तो कितना हमने सही लिखा ना, हाँ 784 था, मैंने कुछ उल्टा शायद लिख दिया था, ठीक है ना। तो अब आप करोगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भाग विधि से कर लीजिएगा, या तो फैक्टर मेथड से करके पेयर बना बना के निकाल लीजिएगा, जो आपको आसान लगे, ठीक है ना। मुझे तो ये आसान लगता है ट्रिक से, तो आप लोग सीख करके इसको निकाल लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। एक चीज नोट कर लो, जब भी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ दे रखा है 7y में ऐसा क्या गुणा करें, 6 से गुणा करें कि यहाँ पे y और y आए, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि नोट करके लिख लो। ऐसे प्रश्न को हमेशा ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है ना, तभी जाकर के आप जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। चलो, ऑप्शन से करने का मतलब ये है कि देखो इसने ये कहा है कि आपके पास 7 है, इसके बगल में क्या नंबर रखें कि 6 से गुणा करने के बाद आपका आंसर जो आए उसी यही वाला नंबर रिपीट हो 3 बार। तो चलो, अगर मैंने सपोज एक ऑप्शन उठाया, ए ऑप्शन मान लो उठाया, मैंने 8 रख दिया, तो 6 8 48 का यहाँ तो 8 आ गया, 6 7 42 और 4 46 हो गया। तो ये तो तीनों संख्याएं समान आई नहीं, 8 के बराबर तो आई नहीं, तो ये इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो अब दोबारा से चलते हैं, दोबारा देखते हैं किसको रखें। चलो मैंने 4 ले लिया, मान लो सपोज मैंने मान लिया मेरा आंसर 4 है, तो मैंने y की जगह 4 रखा, 6 चौके 24 के 4 हो जाएगा, हासिल लगा आपका 2, 6 7 42 और 2 44। देख लो, जो ये संख्या वही 3 बार ये रिपीट हो रही है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको बाई ऑप्शन चेक करना है। ये तो 18 में पूछा था, एक बार
2023 में पूछा हुआ था, यहाँ पे पी क्यू करके कुछ दिया था, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, वो भी करवाऊंगा। इस तरीके से पी पी इस तरीके से कुछ दे रखा था। तो एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आसानी से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे देखिए क्या कह रहा है कि 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक के भरने के लिए 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता है। टैंक के पानी स्तर की ऊंचाई क्या होगी? अच्छा, एक बार यहां पे देखो, यहां कह रहा है 700 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक आयताकार टैंक। ये रहा आपका एक आयताकार टैंक है जिसका कि ये एरिया दे रखा है, बेस एरिया दे रखा है 700 मीटर स्क्वायर। एक तो ये पता चल गया कि ये केवल आधार की क्षेत्रफल है। क्यों? क्योंकि यूनिट मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो मीटर स्क्वायर तभी आता है जब केवल आधार होता है, मतलब जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, ऊंचाई ना बात करी गई हो। ठीक है ना? तो एक चीज ये जान लो, किसी के भी आधार के क्षेत्रफल में अगर हाइट से गुणा कर दिया जाता है तो वो पूरा उसका वॉल्यूम निकल के आता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, रुक जाइए। अब देखिए एक चीज ध्यान रखना, अब बचे हुए 8-10 दिन में जितनी भी क्लासेस आ रही हैं सारी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बहुत ध्यान से चीजें सीखना है। उसमें मैं बहुत सारी टिप्स और ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको एग्जाम में एग्जैक्ट फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है ना? देखिए वॉल्यूम का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? आधार क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसने आपको वॉल्यूम दे रखा है, कितना दे रखा है? अच्छा, वॉल्यूम ही पूछा है ना, टैंक के पानी का स्तर पूछा है। 140 मीटर क्यूब पानी की आवश्यकता होती है। अच्छा, ये दे रखा है 140 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब वॉल्यूम बताता है। तो 140 बराबर हो जाएगा आपका आधार क्षेत्रफल 700 गुणा हाइट। तो आपको एच निकालना था, तो एच बराबर आ जाएगा 140 बटा 700। ठीक है ना? तो आपको मैं बता दूं, ये देखिए अब एक चीज और है। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये मीटर में दे रखे हैं चीजें, यहां आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है। तो मैं आपको पहले भी बताया है कि आप बैठ करके बदलने मत बैठ जाना कि सेंटीमीटर को मीटर में लाऊंगा तब सॉल्व करूंगा, कुछ नहीं करना है। आप ये समझो, जीरो को इग्नोर मारो, 7 दूनी 14, आपका आंसर जो भी होगा वो 2 से शुरू होना चाहिए। ठीक है ना? तो 2 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है आपका, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको बदलना है तो बदल देता हूं, 140 था। ठीक है ना? और ये 140 मीटर क्यूब था। अच्छा, हमें क्या लाना था यहाँ पे? ऊंचाई क्या होगी ना, हाइट पता करनी थी, यही तो पता करनी थी ना। हमें हाइट को सेंटीमीटर में चाहिए था। सेंटीमीटर में बदलने के लिए यहाँ पे सीधा 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? 100 से। ठीक है ना? सर हाँ, ये हो जाएगा। तो इसको जब आप कट करोगे तो 7 दूनी जो 14 और एक वाला ये 0 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। तो वैसे तो मैं ये करता हूं कि मैं बदलता नहीं हूं, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना? एमसीक्यूज क्वेश्चन में बदलने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उससे डेटा कहीं चेंज देखने को नहीं मिलता आपको। उससे जो केवल बदलता है तो जीरो की संख्या बदलती है। ठीक है ना? तो आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो चलो एक बार मैं और इसको डिटेल में कर देता हूं, किसी को कंफ्यूजन ना हो जाए। ये कह रखा है 140 मीटर क्यूब, नीचे आपको दे रखा है 700 मीटर स्क्वायर। तो देखो डिटेल में कैसे सॉल्व करते हैं। जो मीटर स्क्वायर से इसको काटोगे तो एक बार मीटर बचेगा। ठीक है ना? तो नीचे केवल 700 बचा है, मीटर से स्क्वायर कट गया। ठीक है ना? तो ये बच गया 14, 140 बचा। ये मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में अगर बनाओगे तो 2 जीरो लगाओगे। ठीक है ना? अब आपका 700 आ गया। अब 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दोगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 1 जीरो लगा लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। सोचना आपको है कि क्या बदल करके सारा काम करना है। मैं फिर बता देता हूं, जब कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में किसी में बदला जाता है तो नंबर चेंज नहीं होते, बस दशमलव इधर उधर खिसकता है या जीरो आगे पीछे होते हैं। आपका नंबर जो शुरुआती होता है वो वही होता है। तो आपका आंसर 2 से ही शुरू होता। ठीक है ना? तो आपको, मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे, आप इसी तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए यहां पे देखिए एक थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ गया, तो इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्यूब रूट इतना बराबर 40 गुणा ए है, तो ए का क्या मान होगा? ए का आपकी वैल्यू निकालना है, ए का। ठीक है ना? तो देखिए ऐसी सिचुएशन में सबसे बेहतर होता है क्यूब रूट मत निकालो, दोनों साइड क्यूब कर दो, इधर भी घन कर दो और इधर भी घन कर दो। जब आप क्यूब करोगे तो ये क्यूब रूट से क्यूब दोनों के हट जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा कितना? 500 गुणा -3 4 5 6, और इधर आ जाएगा 40 का क्यूब बराबर आ जाएगा 40 का क्यूब बराबर ए, सॉरी गुणा ए। ठीक है ना? ए का क्यूब आएगा, ए लिख रहा हूं। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, इस 40 को इधर नीचे ला करके भाग दे देता हूं।
तो इस 40 को उठाऊंगा मैं, ठीक है ना, इसके नीचे ले आऊँगा, तो ये 40 को 3 बार लिख देता हूँ, भाग देना है हमें, 40 गुणा 40, ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, इसके बाद हमारा ए क्यूब निकल के आ जाएगा, उसका क्यूब रूट ले लेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो ये वाले हम काट देंगे, सिंपल सा हो गया, ठीक है ना। अच्छा ये अगर मैं देखूँ लास्ट में 56 है, 56 आपका 4 से कटने वाली संख्या है, तो इसको 4 से उड़ाते हैं, 4 एकम 4, 4 आठे 32, 4 नौ 36 होता है, तो 8 बार ले गया, 2 बचा 25, 4 छंग 24, 4 चौके 16, इतनी बार कट गया। अभी भी लास्ट में 64, देखिए जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल सिखाया है ना, केवल क्वेश्चन का आंसर करने के लिए नहीं सिखाया है, आपको कैलकुलेशन में भी इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है ना, कि कौन संख्या किससे कटेगी, खामखा टाइम नहीं वेस्ट करना होता है। अब देखो मैं देख रहा हूं फिर से ये 4 से कटेगा, फिर इससे काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और बचा 2 24, 4 छः 24, तो 216 आ गया आपके सामने, ठीक है ना। अच्छा जब 216 आ गया तो एक चीज और अगर मैं देखूं तो मैं देख रहा हूं कि 5 से काट दूं, ये 5 बचा था, 5 अठे 40, ये 8 बार में चला गया, ठीक है ना। अब अगर मैं आपका इससे 8 से इसको काटूं, यहाँ पे एक तो ये ध्यान रखना ये -7 चलता आएगा, क्योंकि सारे आंसर में वैसे भी माइनस ही दे रखा है, तो उससे नहीं घबराना है। तो 8 से अगर मैं काटूं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो जाता है, तो ये 2 बार जाएगा और 5 बार आ जाएगा, 8 सते 56 हो गया। तो आपका ए क्यूब की वैल्यू निकल के आ गई -27, और बच्चे को पता होगा 27 किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। तो जब आप ए निकालोगे तो क्यूब रूट 27, और माइनस का तो माइनस आता ही है बाहर क्यूब में, क्योंकि जब सम संख्या होती तभी माइनस प्लस में बदलता है, नहीं तो रहता है, तो आपका 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से करोगे, काटा पीटी का भी ध्यान रखोगे कैसे काटना है, तो आप सही आंसर कर पाओगे और जल्दी कर पाओगे। और डिविजिबिलिटी रूल का बहुत इस्तेमाल किया करो, मैं तो इस्तेमाल करता हूं, आप लोग भी किया करो, आपको सामने से ही पता चल जाएगा कौन सा संख्या किससे कट रही है किससे नहीं कट रही है, अदरवाइज आपको ट्राई कर करके चेक करना पड़ेगा, उसमें टाइम जाता है। चलिए एक देखिए ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को भी अगर आप चाहे तो बिना पेन को हाथ लगाए कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 2/9, यहाँ पे भी 2/9 है, ठीक है, यहाँ पे है लेकिन 4/81, तो मैं देख रहा हूं अगर मैं इसको चाहूं कि इसको 2 बना दूं, इसको भी 9 बना दूं, तो स्क्वायर में लिखना पड़ेगा। चलो मैं यहां लिख देता हूं, 2/9 की घात 3 है, इंटू मैं इसको लिखता हूं 2/9 की घात 2 और पूरे की घात कितना -6 बराबर 2/9 की घात 2m-1, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा हमें पता है कि मैंने आप लोगों को ये चैप्टर भी पढ़ाया है कि अगर घात का घात हो तो आपस में गुणा हो जाते हैं, तो 6 दूनी 12 हो जाता है ये, ठीक है ना। और ये आपका आ जाएगा 2/9 की घात 3 इंटू 2/9 की घात -12 बराबर 2/9 की घात 2m-1, ये आपके सामने आ जाएगा। मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूं। अच्छा जब ये आ जाएगा, देखिए इनके आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, घातें जब जोड़ोगे 12 में से 12 -12 में 3 को जोड़ोगे तो जुड़ने के बजाय घट जाएगा, तो 12 में से 3 चला जाता है तो 9 आ जाता है, तो आपके पास आ जाएगा -2/9 की घात -9 आ जाएगा, 9 3 12 होता है ना, बराबर 2/9 की घात कितना आ जाएगा 2m-1। जब आधार समान होते हैं तो घातें बराबर होती हैं अपने आप, ये बच्चे को पता होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा 2m-1 बराबर -9, ये लिखूंगा मैं, ठीक है ना। चलो अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस -1 को इधर ले जाऊंगा तो प्लस बन जाएगा, और -9 में से +1 घट जाएगा तो -8 आ जाएगा, तो 2m की वैल्यू -8 आ जाएगी। m कितना आ जाएगा, इसको काट दूंगा, -4 आपका आंसर आ जाएगा। उसने m ही तो पूछा था ना, हाँ तो m का मान पूछा था, तो ये आपका -4 आ जाएगा, ठीक है। वैसे देखिए ये कुछ क्वेश्चन शायद केवल हिंदी में लग गए हैं, कोई बात नहीं है, मैं इनकी इंग्लिश बता दूंगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैथ में हिंदी इंग्लिश का कुछ फर्क नहीं पड़ता आई थिंक, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे क्या पूछ रहा था। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां देखिए आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कि x बराबर इतना है प्लस इतना है, दोनों को जोड़ना है, जबकि x को मानक रूप में इतना लिखा है, उसने x को मानक रूप में इतना लिखा है, तो के द्वारा व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा। मैंने आपको बताया था मानक रूप का मतलब होता है दशमलव केवल एक अंक के बाद हो, इससे ज्यादा ना हो, उसको बोला जाता है मानक रूप, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसने इसके सम को ऐसा लिखा है,
तो आप ना ये मत कर देना कि सर यहाँ को इसके दशमलव को उठा के पहले यहाँ करेंगे फिर इसको यहाँ करेंगे फिर जोड़ोगे तो आपको ये संख्या ही नहीं मिलेगी। पहले आपको मानक नहीं बनाना है, पहले जैसे है जितने पे है इसके घात 10 की घात को बराबर करके जोड़ दो। मैं सिखाता हूं, देखो ये 597 था इंटू 10 की घात 22 थी, ठीक है ना। अब मुझे जोड़ना था किसको 73.5 और गुणा 10 की घात 21, तो ये 10 की घात 21 है, ये 10 की घात 22 है। मैं क्या करूंगा इसको भी 22 बनाऊंगा। 10 की घात 22 कब बनेगी, जब मैं दशमलव को थोड़ा इधर लेके आ जाऊं, एक अंक इधर लाऊं तो एक घात बढ़ जाती है। तो मैं इसको लिखूंगा 7.35 गुणा 10 की घात 22, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में आप देखोगे 10 की घात 22 को आप कॉमन ले लीजिए, तो 10 की घात 22 हमने कॉमन जब ले लिया तो आपके पास बचा कितना 597 प्लस 7.35 ये बच गया। अब मैं क्या करूंगा इनको जोड़ लूंगा, इनको जरा जोड़िए कितना आएगा। तो देखिए दशमलव के बाद तो 35 ही आने वाला है क्योंकि इसके दशमलव के बाद कुछ है ही नहीं। तो 7 और 7 हो जाता है 14, कैरी लगा 1, 9 1 10 का 0, कैरी लगा 1, 5 1 6, इतना आ गया। और साथ में ये 10 की घात 24 है 22 गुणा 10 की घात 22। लेकिन ये मानक रूप तो नहीं है, क्यों? मानक रूप तो ये होता है जब दशमलव यहां पे लगाओ एक डिजिट पे, तो मैं इसको मानक में बनाऊंगा तो एक दशमलव यहां खिसकाऊंगा नहीं बल्कि यहां खिसकाऊंगा। तो मैं इसको लिखूंगा 6.0435 गुणा जितना लेफ्ट डेसिमल ले गया उतना ही 10 की घात बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने 2 डिजिट खिसकाया तो 22 से बढ़ करके 24 हो जाएगा, तो 10 की घात 24 हो जाएगा। अब क्या करोगे इस चीज से तुलना कर लीजिए, तो लेफ्ट साइड सारी बराबर है, 10 की घात कितना है m है, यहां 10 की घात 24 है, तो m की वैल्यू आपके सामने निकल करके आ जाएगी 24 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आई होप आप चीजें समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है लेकिन जो प्रैक्टिस करके नहीं जाते वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। आप जरा इसको ट्राई कीजिए, मैं पानी पी लूं थोड़ा, कुछ समझ में आया इसमें करना क्या है। देखो क्वेश्चन की अप्रोच समझो, कहना क्या चाह रहा है और हमें शुरू कैसे करना है ऐसे क्वेश्चनों को। कह रहा है यदि 2m माइनस 1/2m बराबर 2 है जहां m नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपसे m स्क्वायर प्लस 1/16m स्क्वायर का मान पूछा है, ठीक है ना। तो मैं सोचूंगा इसने मुझसे केवल m स्क्वायर पूछा है लेकिन यहाँ पे 2m है, अगर मैं इसमें कुछ भी क्रियाकलाप करता हूं तो ये 2 तो मेरे साथ साथ चलेगा, तो इसका मतलब इसके बगल में हमेशा 2 कुछ ना कुछ आएगा, है ना। ये बात समझ में आ रही है। अगर मान लो मैं इस पूरे का स्क्वायर कर देता हूं 1 मिनट के लिए, तो यहां तो 2 2 जब 4 m स्क्वायर के बगल में कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन जो मुझसे पूछा गया है उसके बगल में तो कुछ भी नहीं है। यहां देखो कहां है m के पहले कुछ, तो हम दिमाग लगाएंगे कि हमारे पास जो डेटा है ना उसको पहले ही ऐसा कर लेते हैं कि m के बगल में कुछ ना रहे। अगर ऐसा करना है तो आपको इसको भी 2 से भाग दे दो, इसको भी 2 से भाग दे दो, इसको भी 2 से भाग दे दो, तो अब ये चीज आपका बन जाएगी क्या, 2 से 2 कट गया और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो ये आपका बन करके यहां मैं लिख देता हूं क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा केवल m बचा माइनस 1/2 दूनी 4m, ठीक है ना। अच्छा ये मत समझना कि यहां पे सर आपने गुणा क्यों किया, डिनोमिनेटर में भाग देने का मतलब होता है गुणा ही करना, ठीक है ना। चलो बराबर राइट साइड में 1 बच गया। अब अगर मैं इस पे कोई क्रियाकलाप करता हूं, मान लो इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करता हूं, तो अब देखिए m के बगल में कुछ देखने को नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। तो चलो लगा देते हैं, मैं स्क्वायर कर देता हूं तब इसमें घुस जाएंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 चौके 16 m स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 गुणा m गुणा 1/4m, सॉरी नीचे रहेगा यहां, एक सेकंड, ठीक है ना। ये आ जाएगा और बराबर आ जाएगा 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। चलो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो m से m कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार में ये कट जाएगा, ठीक है ना। आपको इसकी वैल्यू केवल चाहिए थी ना, देखो तो यही तो है m स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो ये माइनस हाफ जो है, माइनस आधा जो है राइट साइड लेके चले जाओ। जब आप माइनस आधा को राइट साइड ले जाओगे 1/2 ही तो है नीचे, ठीक है ना, तो आपके पास इतने की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या 1 प्लस 1/2, और 1 में आधा जोड़ोगे तो कितना आता है 1.5 आता है, ठीक है ना। 1.5 का मतलब 3/2, तो 2 एकम 2 1 3/2, 3/2 कहाँ ऑप्शन में है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा इसको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, 2 एकम 2 1 3, ये रहा 3/2 ही ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बन जाता है। आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे। मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं आप लोगों को ताकि यहां पे टाइम भले लग जाए, पेपर में आपका टाइम ना जाए, देखते ही आपको लगे कि ये क्वेश्चन तो ऐसे किया जा सकता है,
ठीक है। चलो, ये एक आपका अलजेब्रा का आ गया। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं कि 1-2 दिन के अंदर आपको मैं अलजेब्रा का एक अलग से सेशन लेके आने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों का, कुछ गुड़िया थी जो जिन्होंने कमेंट किया था कि सर हमें अलजेब्रा में दिक्कत हो रही है, तो मैं थ्योरी और जितने प्रीवियस ईयर हैं सबको एक साथ लेकर के आने वाला हूं, एक चैप्टर पूरा, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको वहां पे बहुत सारी चीजें बताऊंगा। यहां पे कह रहे हैं x⁴ प्लस 4 का गुणनखंड है। अच्छा, ये कह रहा है इतने का कौन सा गुणनखंड है। अगर मैं कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। कैसे? जैसे देखो, हमें यह पता है जो गुणनखंड होता है उसकी x की वैल्यू निकाल के यहां रखें तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सपोज दैट मैंने मान लिया कि ये इसका गुणनखंड है, तो इसका मतलब यहां से x कितना निकलेगा, इसको देखो ऐसी चीजों को ऐसे लिखा जाता है। इसको आप लिखोगे क्या, x² - 2 बराबर 0 रखोगे तो x निकल के आएगा √2। अगर मैं इसको यहां पे रखूं तो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, √2 की पावर 4 और प्लस 4, क्या ये 0 बनेगा? कभी भी 0 नहीं बन सकता, तो ये तो कभी आंसर ही नहीं हो सकता। तो वही सेम बात यहां पे भी होगी। क्यों ये भी आंसर नहीं होगा? क्योंकि देखिए, घात अगर सम है तो अगर आप ये माइनस आएगा भी तो घात सम चढ़ाओगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस में प्लस जोड़ के कभी भी 0 नहीं बनाया जा सकता। अरे प्लस संख्या में प्लस जोड़ोगे कभी 0 बनता है क्या? मैं बोलूं +2 में +3 जोड़ो का इसको 0 बना दो, ये कोई भी दुनिया की प्लस प्लस को जोड़ करके 0 नहीं बनाया जा सकता। तो 2 ऑप्शन तो मेरे वैसे भी आंसर नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा या तो बी होगा या तो सी होगा। इन केस अगर किसी को तुक्का भी लगाने की नौबत आई ना, तो कम से कम 50-50 का चांस होगा जिसमें से, ठीक है ना। चलो, लेकिन अब मैं इसका देखता हूं, इसका फैक्टर करवाता हूं आपको, ठीक है ना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने हटा दिया, तो मैंने आपको बस चेक करवा रहा था कि कौन कौन से एकदम नहीं होंगे, उनको तो एलिमिनेट ही कर लेते हैं। देखो यहां पे अगर मैं देखूं x⁴ प्लस 4 है, मैंने अपनी तरफ से क्या किया, +4x² और -4x² कर दिया, ठीक है ना। अपने से जोड़ा और अपने से घटा दिया, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप कहोगे कि सर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूं, 2x² का स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुणा, ठीक है ना, 2। अच्छा ठीक है, ये तो लिखा सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, 2ab। अच्छा, इसको मैं लिखता हूं 4x² को क्या लिख सकता हूं, 4 को मैंने तोड़ दिया 2 गुणा 2 में, ठीक है, और x² तो है ही, ठीक है ना, a², अगर मैं ये बनाऊं a² + b² प्लस 2ab। कुछ गलत हो रहा है क्या? सॉरी, देखते हैं, कोई नहीं, चलो करके देखते हैं। ये आपका आ जाएगा 2x², ठीक है ना। अच्छा, प्लस का 4 है तो x ना लें अगर हम लोग, और ये माइनस का 4x², तो ये चलता ही चलेगा, ठीक है ना। हमने यही किया। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा कंफर्म करना चाहूँगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद ना दिक्कत होती है, मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इसमें क्या अप्लाई करना था। एक सेकेंड, 2x², ठीक है, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सही एज्यूम करके चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। रुक जाओ, इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, x⁴ है ना, तो यहां पे मैंने 2 क्यों ले लिया था, वही कंफ्यूजन हो रहा था, अपने से बिना वजह ही चीजें ले लिया था। अरे रे, हाँ ठीक है, ये x⁴ है तो इसको मैं लिख देता हूं x² का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये 4 है तो 4 रहने दीजिए, प्लस इसको मैं लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना, माइनस इसको क्या लिख सकता हूं, 2x का होल स्क्वायर। इतना तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब इतना अगर हमने लिख दिया, a² + b² + 2ab करेंगे, लेकिन यहां पे बिना x का कैसे मिल रहा है मुझे,
रुकिए रुकिए, दिक्कत कहाँ हो रही है, गलत कैसे हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा तो ये 4 को भी तो मैं ये लिख ही सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये तो मैं लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर, सॉरी 2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं माइनस 2x का होल स्क्वायर, इतना लिखा जा सकता है ना। ठीक है, इतना कैसे कंफ्यूज हो सकता हूँ मैं, सॉरी। अच्छा ए स्क्वायर प्लस का अगर बी स्क्वायर और इसको मैं करूं 2ab बन रहा है क्या, 2 दूनी 4। ठीक है बिल्कुल बन रहा है। तो ये देखिए एक अपने आप में आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, आप जरा देखो, इतने का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी को हमने मान लिया 2, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये इतने को लिख सकते हैं कि नहीं, सोचिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, आप ओपन करके देख लीजिएगा। और साथ में आ जाएगा माइनस 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां पे एक आइडेंटिटी और लगेगी, अगर मैं इस पूरे को a मान लूं, इस पूरे को b मान लूं, ये आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ये काम कर सकता हूं। तो इससे मैं इसको इस तरह से खोल देता हूं, तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2x एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन देखने को मिल रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये वाला आपका गुणनखंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन में, ठीक है ना, ये रहा। ठीक है, आई होप अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और ये वाला यहाँ माइनस है इसलिए नहीं मिल रहा है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया बी हो गया। ठीक है, सॉरी मैंने आपका 2 मिनट ज़्यादा ले लिया, वहाँ में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज, क्योंकि शुरुआत ही जब मैंने किया तो यहाँ बिना वजह पता नहीं क्यों 2 लिख दिया था, तो इसमें मैं कंफ्यूज हो गया कि ये एक्स्ट्रा 2 कैसे आ रहा है। ठीक है, चलिए आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बस अपने आप से ये चीज़ें ऐड करनी थी। और ये मेरे दिमाग में क्यों आएगा, आप सोचो कि आप कहोगे कि सर मेरे दिमाग में क्यों आएगा कि 4x स्क्वायर जोड़ो इसमें और 4x को ही घटाओ, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि ये क्यों आएगा आपके दिमाग में, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसे 3 टर्म में आपको बनाना है, कोई ऐसा फैक्टर दिख ही नहीं रहा था, तो इसलिए आप कोशिश करोगे ये परफेक्ट स्क्वायर में ले जाने के लिए, तभी आप सोच पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक देखिए थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन दिया है मीन माध्यम का, जबकि माध्य का निकालने का अलग फार्मूला होता है। वैसे ये मीन की बात कर रहा है, हिंदी में है केवल, तो मैं इंग्लिश बता दे रहा हूँ। कह रहा है 5 प्रेक्षणों x, x प्लस 2, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्लर है थोड़ा, x हो गया, x प्लस 2 हो गया, x प्लस 4 हो गया, x प्लस 6 हो गया और x प्लस 8 हो गया। इनका माध्य 11 है। प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य आपसे पूछा है। तो अच्छा, माध्य बराबर क्या होता है, सबको जोड़ करके नंबर से भाग दे दो, तो सबको जोड़िए जरा, x प्लस 1 2 3 4 5 बार तो x आ जाएगा, 5x प्लस नंबर को जोड़िए, 2 4 6 6 12 8 20, तो ये 20 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करोगे आप, तो आप कहोगे कि टोटल डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। इसका मान इसने कितना दे रखा है, 11 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से हम इसकी हेल्प से x निकाल सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब आप क्या करोगे, ये 5 इससे कट जाएगा और यहां से कॉमन लेकर के 5 कट जाएगा, तो ये 4 बचेगा। अरे देखो किसी को शॉर्ट लग गया होगा तो मैं बता देता हूं आसान भाषा में, रुक जाओ। मैंने क्या किया है, इसमें से और इसमें से 5 को कॉमन निकाल लिया। 5 जब आपने कॉमन ले लिया, रुको, 5 को कॉमन ले लिया तो बचा x प्लस 4, नीचे 5 बचा बराबर 11, तो 5 से 5 निपटा दिया हमने। 11 x प्लस 4 बराबर 11 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 4 घटा दो तो कितना होता है, 7 4 11 होता है ना, तो 11 माइनस 4, तो ये तो 7 ही होता है, 7 4 11 होता है, 7 3, हाँ, x बराबर आपका 7 आ गया। अब आपसे इसने पूछा है शुरू के 3 का मीन पूछा है, मतलब माध्य पूछा है, तो शुरू में 3 कौन से नंबर आ रहे हैं, इतने का माध्य पूछा है, तो इन तीनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 1 2 3x, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 4 और 2 6, डिवाइडेड बाई 3 कर दीजिए। अब बस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना आया था, 7 आया था, 7 3 21, 21 में 6 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 27, को 3 से भाग कर दीजिए, 3 9 27, तो आपका 9 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन पे 9 दे रहा है, ये 9 लिखा हुआ है, ठीक है ना।
तो आपको आई थिंक आपका क्वेश्चन मिल गया होगा सोल्यूशन कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है ना। कह रहा है एक थैले में 5 लाल कंचे हैं, कंचे मतलब जो बच्चे खेलते हैं, ठीक है ना, वो 5 लाल हैं, 4 हरे कंचे और 3 नीले कंचे हैं, ठीक है ना। सभी कंचे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसे अर्थात सर्वसम है, ठीक है, मतलब एक जैसे ही है, साइज वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है थैले में से बिना इसमें से देखे एक कंचा बाहर निकाला जाता है या कंचा हरे रंग मतलब हरे रंग का नहीं है, इसकी क्या प्रायिकता है। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे कराता हूं, ये देखो आपके पास ये 3 चीजें थी, 5 लाल थी, रेड थी और कितना है रुको 4 हरी थी, 4 हरी थी और 3 नीली थी, ठीक है ना। इन तीनों को उठा करके एक बैग में डाल दिया, कितना हो गया टोटल 5 4 9 3 12, तो 12 गोलियां इसके अंदर आ गई। गोली का मतलब कंचे को गोली बोलते हैं हमारे साइड तो, ठीक है ना। 12 कंचे इसके अंदर आ गए। तो आपसे कह रहा है कि जो हरा वाला है ये ना आने की प्रायिकता, तो अगर आप चाहते हो हरा वाला ना आए, ठीक है ना, तो इसको छोड़ के बाकी सब कुछ इतने की आने की संभावना है ना। आप चाह रहे हो हरा ना आए तो इसका मतलब या तो 5 लाल में से कोई आ जाएगा या 3 नीली में से, तो 8 में से आने की संभावना है। तो जो प्रायिकता होती है ऊपर आता है संभावित मान। संभावित मान कौन कौन सा हो जाएगा, 5 तो रेड वाले का और 3 आपका आ जाएगा किसके, नीले वाले का, मतलब 8 हो गया। टोटल गोटियां कितनी थी, 12 थी। इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8 4 3 12, 2/3 आपकी प्रायिकता हो जाएगी, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। तो आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे और ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं अगर आप दिमाग से खेलो तो। अच्छा ये देखिए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है यदि ए बी गुणा बी ए बराबर बी सी बी, जहां ए बी और सी केवल एक ही अंक को प्रदर्शित करते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई से भी करते हैं, जहां पे और कह रहा है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये तीनों आपस में बराबर ही नहीं है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ए बी सी को कुछ मान लीजिए। मैंने मान लिया ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है आपका, ये हमने मान लिया, ठीक है ना। तो इनको यहां पे लगाते हैं, देखते हैं अगर ये चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं तो इसका मतलब हमारा जो माना है वो सही है, यहां पे रखते हैं। तो यहां कह रहा है ए बी मतलब 2 गुणा 3, फिर कह रहा है गुणा बी ए का मतलब 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 बराबर, देखिए क्या बन रहा है, बी मतलब 3 गुणा सी मतलब 4 गुणा बी मतलब 3, क्या इसके बराबर हो रहा है, चेक कर लेते हैं। तो इसका मतलब हमारा एज्यूम सही होगा अगर हो गया तो। 2 तिहाई 6 तिहाई 18 दूनी 36, राइट में देखो करा 3 चौके 12 तिहाई 36, यहाँ पे भी 36, इसका मतलब हमने जो ये माना है ये सही माना है, 2 3 4 हम मान सकते हैं, ठीक है ना। जब आपने मान ही लिया है तो इसने इनको सबको जोड़ के पूछा है, तो बता दीजिए, इनको जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 4 4 3 7 2 9 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले आपको मान करके चेक कर लेना है कि सही है या नहीं है, सही नहीं होगा तो फिर दूसरा मानोगे, हिट एंड ट्रायल की तरह, ठीक है ना। ये क्या दे रखा है, क्वेश्चन ज्यादा ही ब्लर लग रहा है तो चलो फिर भी मैं बता देता हूं, पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है यदि x, ये x है, कॉमा y और z क्रमशः किसी बहुफलक मतलब पॉलीहेड्रन के फलकों मतलब फेज, शीर्षों और किनारों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, मतलब f की वैल्यू आपको दे रखा है x और शीर्षों मतलब वर्टेक्स की वैल्यू दे रखा है y और z एज की वैल्यू दे रखा है z। तो कह रहा है इसमें से कौन सा सही होगा। तो आप लोगों ने यूलर्स फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है, जिसमें क्या होता है, एफ और वी 2 भाई थे, एक साइड रहते थे, उनकी एक ई भाभी थी जो 2 बच्चों के साथ राइट रहती थी, राइट में। तो एफ प्लस वी बराबर ई प्लस 2 होता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से इसको बैलेंस करो, देखो क्या बनता है, एफ की जगह हमने रख दिया एक्स प्लस वी की जगह वाई बराबर इधर हमने रख दिया क्या, ई की जगह हमने ये जेड है, जेड प्लस 2, ठीक है ना, ये हो गया। तो इस तरीके से कोई आंसर नहीं दिया है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर करूं, y को इधर लेके जाऊं और 2 को इधर लेके आऊं, तो ये आ जाएगा x - 2 बराबर z - y। ये देखिए कहीं आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन में, x - 2 बराबर z - y, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए एक प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन है, इसको करने के भी 2 तरीके हैं, आप देखना आपको कौन सा आसान लगता है। कह रहा है रवि ने 2 वस्तुएं प्रत्येक को 1500 रुपए में खरीदा, ठीक है,
उसने एक वस्तु को 6% के प्रॉफिट पे तथा दूसरी वस्तु को 4% के लॉस पे बेचा। इस पूरे सौदे में हुआ उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। मैं आपको बताऊं, जब एक ही दाम पे दो चीजें खरीदी गई हो, सीपी दोनों का समान हो, एक ही दाम पे आपने दो वस्तुएं खरीद ली, एक को आपने लाभ पे बेचा और एक को आपने हानि पर बेचा है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं, जो आपका बड़ा है, मान लो अगर ज्यादा लाभ हुआ है और कम हानि हुई है, तो दोनों को क्या कह रहा है, पूरे सौदे पे लाभ होगा। अगर बड़ी संख्या में हानि हुई है, छोटे में लाभ हुआ है, तो पूरे का क्या होगा, हानि होगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, पहले 6% का लाभ पहले पे, लेकिन दूसरे पे 4% की हानि हुई है, तो बड़ा यहां पे क्या है, लाभ है। तो आपका जो आंसर आएगा ओवरऑल वो हमेशा लाभ आएगा। तो हानि वाले ऑप्शन तो काट ही दो। बात समझ में आई है? क्यों? क्योंकि भाई देखो, दोनों दो सामान एक ही रेट में आप खरीदे, 1500 के दो सामान खरीदे आपने, ठीक है। एक को 6% लाभ पे बेच दिया, एक को 4% हानि पे। अभी भी तो आप ओवरऑल देखोगे तो फायदे में ही तो हो, है कि नहीं। पर वो फायदा कितना है वो देखने के लिए दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब देखो, हमें देखना है कि ओवरऑल कितना फायदा है। इसके लिए देखेंगे कि इन दोनों के बीच अंतर कितना आ रहा है, मुनाफा और घाटे के बीच अंतर कितना आ रहा है। आप कहोगे कि सर 6% तो फायदा था, प्रॉफिट था, और 4% का लॉस था, ठीक है ना, 4% का लॉस था। तो मैंने इसको इसमें से घटा दूंगा, ये 2 आ जाएगा। लेकिन ये दो वस्तुओं के था, ओवरऑल निकालने के लिए आपको इसको 2 से भाग दे दोगे तो यही आंसर आ जाता है, 1% का होगा और क्या होगा, वो लाभ होगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाता। दोनों का अंतर निकालना और 2 से भाग दे देना, सिंपल से करना। जो प्रॉफिट था, जो लॉस था, ठीक है ना, प्रॉफिट के साथ प्लस लिख देना, लॉस के साथ माइनस लिख देना और 2 से भाग दे देना, ठीक है। यही आपका आंसर आ जाता है। 6 में से 4 गया 2/2, काट देना, 1% आपका आ जाएगा। और आंसर कौन सा होगा, जो बड़ा होगा। बड़ा क्या था, लाभ था, तो लाभ वाले पर टिक मार देना, ठीक है। किसमें से किसको घटाना है, झंझट ही खत्म। माइनस वाले के साथ लॉस के साथ हमेशा माइनस लगा देना, प्रॉफिट के साथ हमेशा प्लस लगा देना, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, अगर हानि बड़े मात्रा में होती तो आपका आंसर हमेशा हानि होता। अच्छा, अगर इसका बहुत लीनियर वे देखना चाहूं मैं, तो उसमें आप क्या करोगे, वो थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा। सॉल्यूशन पे मैं करा देता हूं। मान लो आपने पहली वस्तु 1500 की थी, आपने इसको 106% पे बेच दिया। 106 पे तो बेचोगे, 6 के लाभ पे, तो यहां से फिर इसका क्रय मूल्य निकालो 100%। फिर वहां से दूसरी वाली को 96% पे बेचा, फिर क्रय मूल्य निकालो। दोनों का क्रय मूल्य आपस में जोड़ा आपने, 3000 मिला, और दोनों का विक्रय मूल्य जोड़ा। फिर दोनों का क्या करोगे, प्रॉफिट निकालोगे, तो आपको आंसर आएगा। तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। मैं तो आपको सलाह दूंगा कि यही करना, प्रॉफिट में से लाभ को हटा देना और 2 से भाग दे देना, वही ओवरऑल आता है। चलो आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को जरा ट्राई कीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किस में चतुर्भुज एबीसीडी की संरचना संभव नहीं है। देखिए कोई भी चतुर्भुज होता है तो उसकी क्वालिटी क्या होती है, उसको चेक करने के लिए वो मैं दिखा देता हूं। कोई भी अगर आपका रेक्टेंगल है तो उसके चारों कोणों का योग तो पहली बात 360 होना चाहिए, ये चेक करोगे। मान लो अगर ये सिचुएशन कहीं नहीं मिलती कोणों के फॉर्म में और भुजाएं देती है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, इसका डायगोनल आपको देगा तो त्रिभुज वाली कंडीशन लगा लेना कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होना चाहिए, ठीक है ना। इन्हीं दो बेसिस पे आप चेक कर लोगे, ठीक है। तो मैं आप सबसे पहले कोण वाले को देखता हूं ऐसे क्वेश्चन के लिए। तो जरा मैं देखूं, चारों कोण तो आपको यहां पे दे रखा है, सी कोण दे रखा है, ए कोण दे रखा है, बी दे रखा है। तो अगर मैं ये देखूं इन तीनों कोणों का योग कितना हो रहा है, आप जरा देखो तो 150, 140 सी और 75, सबको जरा जोड़ो, 5 7 4 11, 11 5 16 होता है ना। तो ये 6 आ गया, कैरी 1 1 1 2 1 3, 365 तो दो ही कोण मिलके बना दे रहे हैं। बताओ कभी भी ये क्या रेक्टेंगल बन सकता है, तीन कोणों का योग ही 365 हो चुका है, जबकि हमें चारों का योग 360 चाहिए होता। तो यही आंसर है, ये कभी भी पॉसिबल होएगा ही नहीं, ठीक है ना। बाकी अगर साइड पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा साइड को चेक करना पड़ेगा, वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए केवल हिंदी में, मैं इंग्लिश पढ़ देता हूं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एज्यूम करिए कि x एक ऐसा कोण है, x इज अ एंगल जो अपने पूरक, पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, x अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के समान है। इसका क्या मतलब हो गया, x अगर है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, 90 - x होगा,
यही तो होते हैं, क्योंकि तभी दोनों का जोड़ करके पूरक बनता है। तो जब ये आ जाएगा x, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, कह रहा है इसके समान है तो हमने बराबर कर दिया, तो इसको इधर लेके आते हैं। इसका मतलब 2x की वैल्यू 90 दे रखा है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काट देते हैं 45, तो x बराबर हमारे पास 45 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या कह रहा है, कह रहा है और y एक ऐसा कोण है जो अपने संपूरक के समान है, मतलब सप्लीमेंट्री के समान है, तो y जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा 180 माइनस वाई के। इसका संपूरक तो यही होता है, y का संपूरक 180 माइनस वाई तो होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में फिर हम y को इधर लाएंगे तो 2y बराबर आपका आ जाएगा 180, इसको काटेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो y पता चल गया कितना, 90 आ गया आपका, y बराबर 90 आ गया। चलो जब आपको x पता चल गया, y पता चल गया है ना, तो आपसे पूछा क्या है इसने, 2 गुणा में x पूछा है और प्लस 3 गुणा में y, तो 2 गुणा में x करो, 45 दूना 90 आ जाएगा, एक तो डायरेक्ट कर रहा हूं, प्लस 3 गुणा y, 9 3 27, 270 आ जाएगा। 270 में 90 जोड़ो जरा कितना आएगा बताइए, ये तो लास्ट में 0 एक तो आएगा, 9 7 16 का 6 आएगा, और मुझे देखें सेकंड प्लेस पे 6 एक ही जगह दिख रहा है, बी ऑप्शन हो जाएगा, पर मैं जोड़ देता हूं आपके लिए, 2 ये हो जाएगा और कैरी लगा था एक, 360 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को समझना है और सॉल्व करना है, और कोशिश ये करना है कि कम से कम समय में सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, तो कुछ ज्यादा ही लेंदी हो गया क्या, एक सेकंड टाइम है अभी। यहां आपसे कह रहा है यदि एक समबाहुभुज यानी कि पॉलीहेड्रन के प्रत्येक अंतः कोण का माप 108 डिग्री है, तो इस देखिए अगर कोई भी मान लो हमने चतुर्भुज ही ले लिया, इसका अंतः कोण मान लो ये दे रखा है कितना, 108 दे रखा है, तो इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 180 में से घटा करके आता है बाह्य कोण, है ना, तो ये आ जाएगा कितना, 72 8 80 होता है ना, 72 8 80, तो 180 में से आप 108 माइनस कीजिए जरा, 10 में से 8 गया 2 और ये 7 बचेगा, तो ये आएगा बाह्य कोण, इसका निकल के आ गया कितना, 72 डिग्री। तो इसकी भुजाओं की संख्या, मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं, किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 बटा n होता है, ठीक है ना, बाह्य कोण क्या होता है, 360 बटा n होता है, तो बाह्य कोण इसने दिया कितना है, 72 डिग्री, तो 72 डिग्री बराबर 360 बटा n हो गया, जहां n होता है भुजाओं की संख्या। तो n निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो n बराबर आ जाएगा 360 बटा 72, तो इसको काट दीजिए, 18 दूनी 36 होता है, 20 बार में 18 चौक 72, 4 से काटा इसको, 4 एक कम 4, 4 पच्चे 20, तो 5 आपका आंसर आ जाएगा। इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है ना। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसी समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन सीटेड बहुत पूछता है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसमें बीडी बराबर 40 है सेंटीमीटर है, सम्मुख शीर्षों में बीडी के खींचे गए लंबों की लंबाई 16 12 है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो क्या है। ये आपके सामने एक चतुर्भुज दे रखा है, जिसका कि नाम इसने दे रखा है कितना, बीडी, मतलब ए बी सी और डी, ठीक है ना। उसने बीडी भुजा दे रखी है 40, तो बी से डी मिला दो, ये आपको दे रखा है ऑलरेडी कितना, 40। अच्छा ठीक है, फिर कह रहा है कि खींचे गए शीर्षों से लंबों की लंबाई है 16, इस शीर्ष से एक लंब मैंने यहां डाल दिया जिसकी लंबाई 16 है, इस शीर्ष से एक लंब मैंने यहां डाल दिया जिसकी लंबाई कितना है, 12 है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी, तो मैं अगर करूं तो इस ट्रायंगल की एरिया निकाल दूं पूरे, और नीचे वाले ट्रायंगल की एरिया निकाल के जोड़ दूं तो रेक्टेंगल की एरिया आ जाएगी। ट्रायंगल की एरिया निकालना आसान है, क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है, 40 है, 40 गुणा ऊंचाई, यहां ऊंचाई कितनी है, 16 है, प्लस इस नीचे वाले त्रिभुज के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार मतलब 40 गुणा ऊंचाई का मतलब 12 है यहाँ पे, तो गुणा हो जाएगा 12, ठीक है ना। अब इनको कर लीजिए सॉल्व, इसको मैंने काटा इससे तो 20 बार में गया, इससे इसको काटा तो ये आपका चला जाएगा, ये भी 20 बार में चला जाएगा, तो 16 दूनी 32 यानी कि 320, प्लस ये आ जाएगा 12 दूनी 24 यानी कि 240, 320 में 240 जोड़ दीजिए, 300 में 200 जोड़ा 500 आया, 40 20 60, तो 560 आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 40 20 60 होता है, 3 2 5 होता है, 560 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो आपको 2 पार्ट में करके निकालना है, अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का नहीं फार्मूला अगर याद आता रहे तो त्रिभुज में बांट के निकाल लो, ठीक है। एक आदि कुछ और क्वेश्चन है, इनको भी करते हैं।
देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कागज की दो सीटें ली गई हैं जिनमें से जिसका माप 22 और 28 दे रखा है। प्रत्येक सीट से एक बेलन बनाया गया। अच्छा देखो, दो सीटें लिया, एक सीट ये आपने ले लिया, एक सीट ये ले लिया आपने, ठीक है ना। एक में लंबाई को 22 दे रखा है, चौड़ाई को 28 दे रखा है। एक में चौड़ाई को 22 दे रखा है, लंबाई को 28 दे रखा है, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रत्येक सीट से एक बेलन बनाया गया जिसमें से एक की ऊंचाई 22 है और दूसरे की ऊंचाई 28 है। मतलब एक की ऊंचाई है 22, तो ये 22 है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग मोड़ा गया बेलन को, इस तरीके से बेलन बना है आपका, इस तरीके से। और एक की ऊंचाई 28 है, इसका मतलब बेलन को इस तरीके से मोड़ा गया है, इस तरीके से बेलन आपका बना है, ठीक है ना। तो ये भी बेलन देखो बन गया, इसमें ऊंचाई 28 हो गया, ये परिधि 22 हो गई और यहाँ पे 28 को परिधि बना दिया, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उसके आयतनों में अंतर क्या होगा। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका दोनों के लिए आयतन निकालना है। अच्छा, अब देखो इनको हम जरा सॉल्व करते हैं। इसकी परिधि इसने दे रखा है 28, इसका मतलब 2 पाई आर दे रखा है 28। यहाँ पे 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में हमें रेडियस निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि हाइट तो सब में दे रखी है। इसका जरा रेडियस निकालिए, कितना आएगा बताइए। 2 से मैंने इसको काटा तो ये 14 बार में गया, 2 से मैंने इसको काटा तो ये 11 बार में गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो पहला R1 आया ये आ गया 14 बटा पाई, ठीक है। और यहाँ पे जो आया R1 R2 आया ये 11 बटे पाई आ गया। पाई को अभी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे लेके चलता हूँ, ठीक है ना। अब इसमें दोनों का अंतर निकालना है। दोनों का अंतर अगर आपको निकालना है तो देखिए मैं यही करता हूँ, एक तो जगह नहीं बचती, चलो थोड़ा सा और करता हूँ। देखो मुझे इसका आयतन निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो यहाँ पे जब आयतन निकालोगे तो पाई R1 स्क्वायर, तो 14 बटा पाई गुणा 14 बटा पाई, R1 स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसके एच कितना दे रखा है, ये बेलन इस तरह से लेटा हुआ है तो एच 22 है, गुणा 22 कर दिया हमने, ठीक है। और इसमें से माइनस करना है, अंतर पूछा है ना, तो माइनस करना है किसको, इसकी एरिया को। तो पाई R2 स्क्वायर मतलब 11 बटा पाई गुणा 11 बटा पाई और एच कितना है यहाँ पे 28, पाई आर स्क्वायर एच, इतना आ गया। अब जो सिंप्लीफाई हो रहे हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, एक पाई से तो पाई कट गया, ठीक है। अच्छा, और कुछ काट पा रहा है ये, यहाँ से एक पाई से ये पाई कट गया, ठीक है ना। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे तो जगह भी नहीं है। अब देखो इनको जरा सॉल्व कीजिए। अगर मैं देखूं तो कुछ कॉमन हो रहा है क्या, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 28 14 इसमें भी है, 14 इसमें भी है। तो मैं कॉमन ले लेता हूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कितना कॉमन लूं मैं, 14 गुणा 11, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अच्छा मैं अपना ऑप्शन देखूं तो 11 का मल्टीपल भी तो मिल सकता है। 6 3 9 में से 1 गया 8, नहीं, 4 2 6, 9 में से 6 गया 3, 6 2 8, 8 में से 1 गया 7, नहीं हो रहा है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ से क्या किया, 14 और 11 को कॉमन ले लिया। तो जब यहाँ से 14 कॉमन ले लिया और 11 कॉमन ले लिया तो यहाँ एक बार 14 बचा और एक बार 11 बचा, नहीं 2 बचेगा, 14 गुणा 2 बचेगा, क्योंकि 11 में से 22 में से 11 कॉमन ले लिया, 11 दूनी 22 होता है, ये हो गया, ठीक है। और क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 11 तो बाहर चला गया, एक बार 11 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो माइनस 11 तो बाहर चला गया था तो एक बार 11 बचा, और 28 में से आपने 14 कॉमन लिया, 14 दूनी 28, तो गुणा 2 बच गया आपका, इतना बच गया, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या बच सकता है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो मैं देख रहा हूँ तो 2 भी बाहर निकल सकता है कॉमन, इसको 2 को हटा के मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो 2 को भी यहाँ ले लिया। ध्यान से सुनना मेरी और ध्यान से पेन को देखना। अब 11 में से 14 में से 11, 11 3 14, तो ये 3 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो फाइनल आ जाएगा 2 गुणा 14 गुणा 11 गुणा 3, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको जरा कैलकुलेट कीजिए, तो 3 दूनी 6, ऐसे करो, 14 दूनी 28, 11 3 33, तो 28 गुणा में 33, ठीक है ना। ये इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर कितना आंसर आ जाएगा, अरे करना भी पड़ेगा हमें, तो 28 गुणा 33 करेंगे, 3 8 24 के 4, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2, 3 दूनी 6 2 8,
3, अच्छा लास्ट में 4 भी तो होना चाहिए ऑप्शन के। ये रहा, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 4 दिख रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा 294। इसको आप आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 3 8 24 के 4, 80 लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, और ये 4 8 4 12 का 2, और 8 और 1 9, 924 आपका आंसर आया। 224 था ना, 294 कैलकुलेट कर लीजिएगा। है इसका आंसर यही आएगा। कैलकुलेट 3 8 24 का 4 2, 3 दूनी 6 2 8, और 3 8 24 का 4 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, ये 4 हो गया, 8 4 12 का 2, कैरी लगा 1 8 और 1 9, 924 आ रहा है। कोई ऑप्शन दिया है क्या 924? 294 आना चाहिए इसका आंसर। तो अंतर ही तो करना था हमें। एक सेकंड, कुछ तो मिस्टेक कर दिया क्या मैंने कैलकुलेशन में? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई मुझसे। ये नीचे सबके पाई चल रहे थे ना, ये सबके नीचे पाई भी तो चल रहा था, इसको तो मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि एक ही पाई यहाँ पे कटा था, एक पाई रह रहा था। ठीक है ना, तो इसको आप फिर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, पर इसका आंसर मुझे लगता है यही आना चाहिए 294। अब मैं इसको होमवर्क में दे देता हूँ, अदरवाइज आपका ज़्यादा क्वेश्चन रह जाएगा। माई मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है ना, वो गलती से मैंने यहाँ नीचे पाई ही नहीं देखा। जब पाई तो रहेगा तो पाई तो रहेगा ही ना। अब पाई आप यहाँ पे लेके आओगे, एक काम करते हैं, आपके पास इतनी चीज़ें आई थी ना, 1 बटा पाई कॉमन में आएगा, तो 22/7 होता है, तो 7/22, 7/22 होना चाहिए। ठीक है ना, तो 11 दूनी 22, और ये 2 से काटोगे, 2 सत्ते 14, तो 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, तो 21 गुणा 21 कितना होता है? 21 गुणा 21, एक एकम 1, 1 दुआएँ 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 1 2 2 4 और ये 4, फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसमें। वो मेरे से मिस्टेक हो गई थोड़ी सी कि मैंने यहाँ नीचे पाई का ध्यान ही नहीं दिया कि नीचे पाई भी रह रहा है। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, आप कैलकुलेट कर लेना। प्रोसेस मैंने बता दिया, यहाँ से R1 निकालोगे, एक बार इसको यहाँ से R2 निकालोगे, इनको सॉल्व कर लेना। अदरवाइज मैं अगले प्रैक्टिस सेट में इसको फिर से ले लूँगा। ठीक है ना, कोई भी प्लीज़ अदरवाइज इसको गलत नहीं लेगा कि सर बीच में छोड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरा गला दर्द कर गया। मुझे क्वेश्चन आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे उनको कराना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 50 24 है। तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे से एक वृत्त बनाया जाता है। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात पूछा है आपसे। ठीक है, देखिए एक तार का है, आप देखिए मैंने बोला था ना यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 550 24, एक टुकड़े का और प्रत्येक टुकड़े की लंबाई 524 है, ये भी 524 है। इसको आपने बनाया क्या? वर्ग बनाया है ना। जब आप वर्ग बनाओगे तो वर्ग की एक भुजा क्या आ जाएगी? ये चारों भुजाओं की लंबाई है, तो 4 से भाग दे देंगे तो एक भुजा आ जाएगा। तो 4 12 बार में 48 आ जाता है, 2 बचता है, तो ये 22 आ जाता है, 4 5 20 और 24 हो जाता है, 4 6 24। तो एक भुजा की लंबाई इसकी आ जाएगी कितना? 12 56 आ गया। ये वर्ग की भुजा आ गई। ठीक है ना, ये और ये यहां से बना रहा है, ये परिधि के बराबर होगा किसके? 2 पाई आर के। जब ये 2 पाई आर के बराबर होगा तो अब यहां से आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट कर लेना है आर। ठीक है ना, तो 2 से इसको पहले काट देते हैं। पेन भी नहीं चल रहा है, रुक जाइए, मैं इसको 2 से काट देता हूं। 2 से काटा, 2 से 2 दूनी 4, 10 2 5 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 25 12 आ गया, और ये आ गया 25 और 12 बटे में पाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आर निकल करके। ठीक है ना, अब देखिए इसका वर्ग और इसके वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो वर्ग का अगर हम स्क्वायर का क्षेत्रफल निकालें तो भुजा का वर्ग हो जाता है, मतलब 1256 गुणा 1256, ये तो इसका वर्ग आ गया। ठीक है ना, इसका अनुपात कर लेंगे आप किसके साथ? पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू इतना है तो इसको 2 बार लिखो, 2 2 5 1 2 बटा पाई गुणा 2 5 1 2 बटा पाई, ये कर दीजिए। ठीक है ना, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक पाई से एक पाई कट जाएगा और एक पाई यहां पे बचेगा आपका। ठीक है ना, तो और ये पाई देखिए, जब बटे का बटा, देखा अनुपात का मतलब होता है बटा, बटे का बटा होता है, तो पाई जो है यहाँ पे चला आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पाई आ जाएगा आपका, और ये 2 5 1 2 बचेगा, तो ये अनुपात ना हटा करके मैं इनका अनुपात बटा कर देता हूँ। ठीक है ना, तो ये वाली चीज आपकी आ जाएगी 2 बार, 2
5 1 2 गुणा 2 5 1 2, ये आ गया। यही अनुपात आपको निकालना था। चलो इसको इधर रब कर देता हूँ। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये कितनी बार में जाएगा, 1256 और ये 225 है, तो ये 2 बार में काट देगा इसको, और ये भी इसको 2 बार में काट देगा, तो 2 दूनी 4, तो पाई बटा 4 आपका आंसर आ जाएगा, जिसको कि पाई अनुपात 4 बोलते हैं। कहाँ दे रखा है, पाई अनुपात 4 ए ऑप्शन में दे रखा है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने बोला था ना हर टाइप का क्वेश्चन होगा। देखिए टाइम भी लेने वाले क्वेश्चन थे और पेन फ्री करने वाले भी क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो आप बताइएगा, 2-4 और मैं 40 वाले 40-40 क्वेश्चन की सीरीज करवा दूंगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे कह रहा है यदि इतना x बराबर इतना, y बराबर इतना है, तो x माइनस वाई का पावर -1 और इतने का माध्य एक परिमेय संख्या है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले x पता है, y पता है, तो ये निकाल लेते हैं। क्या, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई आप निकालो, 2/3 माइनस 3/4, और इसकी घात क्या है, -1, और इसको निकालिए जरा, ये कितना आएगा, x की पावर -1। तो देखिए किसी का घात अगर -1 है, उसको प्लस बनाना है तो उसको उलट दीजिए। 2/3 था x, यहाँ पावर -1 करना है तो 3/2 कर दो, तो 3/2 माइनस, और इसको भी उलट दो, 4/3। तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका, 12 आ जाएगा। 3 चौके 12, तो 2 चौके 8, माइनस 4 तिहाई 12 और 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आ गया। और घात अभी भी माइनस की 1 चल रही है। ठीक है, और इसको जरा सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 तिहाई में 6, 2 तिहाई में 6 तो 3 तिया 9, माइनस 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, ये आ जाएगा। फर्दर जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 और 8, तो ये आपका आ जाएगा -1/12, -1/12 आ गया, और पावर -1 है, तो मैं पावर को प्लस अगर करना चाहूँ तो 12/1 कर देता हूँ, तो ये आपका निकल के आ जाएगा -12, सीधा सीधा कितना आ जाएगा, -12। समझ में आ गया होगा, ये आ गया पहली चीज़। दूसरी -12/1 बोल दो, ये आ जाएगा 9 में से 8 गया 1/6, ये आ जाएगा 1/6। अब आपसे इन सारे ऑप्शन में से पूछ रहा है क्या, कह रहा है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सी परिमेय संख्या इनके बीच में लाई करेगी। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 1/6, यहाँ भी 1/6 बराबर पे लाई कर रहा है, बीच में तो आएगा नहीं। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो आप पहले ही काट दो। ठीक है, अगर मैं इसको, इसके डिनोमिनेटर को 6 बनाऊंगा, गुणा 6 कर दूं, इसको भी 6 कर दूं, तो 6 दूनी 12/6 हो जाएगा। 12/6 इस रेंज के राइट में जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है ना, अब आपका ऑप्शन बचता है या तो -71/12 होगा इसके बीच में, या तो -71/2 होगा। तो मैं क्या काम करता हूं, सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर को 12 बना देता हूं, तो ये वाला चेक हो पाएगा। तो इसको 12 बनाओ तो ऊपर भी 12 से गुणा, इसको भी 12 बनाने के लिए 2 से गुणा, ऊपर भी 2 से गुणा, तो आपके पास जो नंबर निकल के आ जाएंगे वो आ जाएंगे -144/12। अगला जो होगा आपका 2/12। आप मुझे बताओ, -144 नंबर लाइन पे इधर 2 है, -71 क्या इनके बीच में लाई करेगा, क्योंकि आधार तो बराबर हो गया। देखिए इसका आधार और इनका आधार बराबर हो गया 12/12, तो 71 है, -71 है, तो इनके बीच में बिल्कुल लाई करेगा 71। 144 से +2 के बीच में 171 एकदम लाई करेगा, तो यही आपका आंसर बन जाएगा ये। और बाकी किसी को चेक करने की भी नीड आपको नहीं होनी चाहिए, तो इसको चेक भी मत करो। ठीक है ना, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने आप लोगों को परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालने का बहुत सारी तरीके बता रखे हैं। ठीक है, अच्छा देखिए एक ये सिंप्लीफिकेशन है, और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिमाग भी थोड़ा सा देना है कि ज़्यादा टाइम ना लगे, मैं इसलिए ले रखा हूँ इन क्वेश्चनों को। इसने दे रखा है, देखिए इतना प्लस इतना प्लस इतना माइनस इतना और प्लस इतना प्लस x बराबर इतना है, तो x का मान। अरे जरा इसको देखो राइट साइड में, इसने दिया 1.4 इंटू 1/10 की पावर -1, और जब -1 को हम +1 बनाएंगे तो ये सीधा सीधा 10 आ जाएगा, आएगा ना, उलट जाता है जब प्लस बनाते हैं घात को, ये 10 आ जाएगा, और 1.4 में 10 से गुणा करोगे तो सीधा सीधा 14 आ जाएगा। इसका मतलब राइट साइड में उसने कुछ नहीं लिखा है, 14 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आपको मिल गया होगा, राइट साइड में क्या था, ये 14 लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे x लिखा हुआ है। ये बताओ कितना होगा, यहाँ पे कह रहा है 1.11 को भाग कर रहा है 0.1 से। 1.11 को भाग करोगे जब 0.1 से ना, तो मतलब भाग करने का मतलब होता है, इधर देखो नीचे होता है ये, एक सेकंड,
इसको 0.1 से भाग करोगे, ये 0 यहाँ से हटाओगे, तो जब यहाँ से हटाओगे तो ऊपर 0 राइट साइड आ जाता है, यहाँ आ जाता है। तो आपका ये कुल मिलाकर के लिखा हुआ है कितना, 11.1 लिखा हुआ है। समझे ना? तो आपके सामने आ जाएगा। मैं एक बार फिर से पूरा डेटा लिख देता हूँ। देखो ये आपके सामने आ जाएगा 0.001 प्लस 1.01 प्लस 1.001 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ मुझे ये बताओ। जब आप 1.001 को 0.1 से गुणा करते हैं तो ये आ जाता है आपका 0.103 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से गुणा करोगे तो कोई नंबर में चेंज नहीं होता है, और दशमलव कितने अंकों पे लग जाएगा, आप पहले 2 पे था यहाँ, 1 पे था यहाँ, तो टोटल 3 अंक बाएं पे लगेगा। तो ये लिख दिया हमने। प्लस इसको सॉल्व किया तो ये आया था 11.1 आया था। ठीक है ना? ध्यान से देख लेना, अदरवाइज देखने में आसान है, आप गलत कर दोगे। ये 11.1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का आपका x है, बराबर राइट में कितना आ गया था, 14 आ गया था। ठीक है ना? अब देखो, अब हमें पता करना है कि x का क्या मान हो सकता है। तो अगर x का मान पता करना है ना, तो सबको जोड़ो घटाओ मत। मैं क्या कह रहा हूं, एक तो हमें पता है दशमलव के बाद 3 अंक का आंसर आएगा हमारा। ठीक है ना? तो मैं केवल दशमलव के बाद 3 अंक वाली संख्या को ही जोड़ूंगा घटाऊंगा। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक कितना है, 1 है, तीसरे पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ तीसरे पे 1 1 मिल करके ये दोनों जुड़ गए, 2 बन गया। 1 और 1 मिल करके 2 बन गए ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 है ना। अच्छा नहीं, पहले प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। दशमलव के बाद यहाँ पे आएगा 0.001 और 1 मिल करके 2 बन गया था। ठीक है, अब माइनस 0.003 है, माइनस क्या है 103 है, ये था ना। तो अब हम करेंगे 3 में से 2 गया 1, तो -1 आएगा दशमलव के बाद। लास्ट तीसरी डिजिट की बात कर रहे हैं सर, कुछ भी हो, दशमलव के बाद 1 आएगा। ठीक है ना? अब ये जब 1 आ जाएगा और इसमें हमें कुछ जोड़ना था, यहाँ पे देखिए 11.1 है, इसके अगर तीसरा डिजिट देखे तो 0 ही होगा, तो फिर भी लास्ट में हमारा 1 ही रहेगा। अभी तीसरे स्थान पे ले जाकर माइनस कर दो, 0.000 इतना आएगा, यहाँ पे 1 को माइनस कर दो। ठीक है, जब ये 1 को आपने माइनस किया तो यहाँ पीछे कुछ भी हो हमसे मतलब नहीं है, यहाँ कुछ भी हो, हमने उधार लिया तो ये 10 बना होगा, और 10 में से 1 घटाओगे तो यहाँ आपका कुछ तो गलत कर दिया मैंने, 9 होना चाहिए था। एक बार मैं फिर से करता हूँ, सॉरी ज़्यादा शॉर्ट के चक्कर में ना दिक्कत हो जाती है, लेकिन एक बार सीख जाओगे। अभी देखना, जब आप कॉपी पे करोगे ना तो आसान हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन पे ना थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ, ये आपका कितना आया था सॉल्व करके, ये आया था 0.103 आया था, और ये आया था 11.1 आया था, है ना, प्लस 11.1 आया था, और प्लस का x था। देखो मैंने इनको जोड़ा, 1 यहाँ से कुछ नहीं मिला, यहाँ से फिर 1 मिल गया, तो 1 और 1 मिल करके 2 हो गया। ठीक है ना? और माइनस था 3, और 3 में से 2 गया तो फिर से माइनस का 1 बचा, है ना, माइनस का 1 बचा। ठीक है, तो बस ठीक तो है। लास्ट में, लास्ट तीसरी डिजिट पे -1 बचेगा, क्योंकि इसके तीसरी डिजिट पे 0 है। तो अब आप क्या करोगे, x बराबर आ जाएगा इधर 14.000, 3 डिजिट ले लो, और तीसरी डिजिट पे हमें क्या मिला है, -1 मिला है, तो -1 कर देता हूं इधर ले जा करके। ठीक है ना? फिर कैसे गलत हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे 0 0 हो गया, यहाँ पे -1 है, -1 है, तीसरे डिजिट पे 1 और 1 मिल करके 2 हो गया, और यहाँ पे था आपका 3, 3 में से 2 गया, ये तो घटाने की चीज़ थी, 2 में से 3 आपको घटाना था ना, 2 -3 -1 आ गया। ठीक है ना? तो माइनस जब 1 आ गया, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 में से आप एक जो 0 था ना, 1 जोड़ोगे। ठीक है, अच्छा सॉरी, गलती मैं कहाँ कर रहा हूँ, ये जब -1 आया, इसका मतलब आपके पास -1 प्लस x है बराबर 14 है। सुनो, अब आप समझ में आ गया यहाँ कहाँ गलती कर रहा था। ये 0.0001 ये 3 डिजिट पे है, माइनस का था ना, जब राइट साइड जाओगे तो प्लस होगा, ये प्लस आ जाएगा कितना, 001। अब इसको आप जोड़ोगे तो 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा।
आपके आंसर में लास्ट में 1 दिखना चाहिए, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। मैं गलती क्या कर रहा था, इधर ले जाके घटा रहा था, जबकि हमारा तो ये -1 आया था ना। माइनस जब राइट साइड जाता है तो वो जुड़ता है, ना कि घटता है, ठीक है। तो सॉरी, तो आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, केवल लास्ट डिजिट पे काम करोगे तो 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। जब मैंने इसको पहले सॉल्व किया था तो 2 सेकंड में भी आंसर आया था, इसीलिए मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है ना। चलिए, बाकी आपकी मर्जी है, एक के नीचे एक लिख के जोड़ोगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कहना चाह रहा है। यहां पे देखिए, सिंप्लीफाई करके आपको इनकी वैल्यू निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है। और इसको सॉल्व करके तो इतने का मान निकालना है। तो पहले आप एक्स निकाल लेना सॉल्व करके, ठीक है। ये 3 गुणा ब्रैकेट में 5x - 7 -4 गुणा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी मुझे लग रहा है, 8 माइनस इतना। तो इसको आप होमवर्क में नोट कर लो, ठीक है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत करा रखे हैं। इसको करना चाहोगे, इसको मैं हिंट दे देता हूं कैसे करोगे। इसके बाद 2-3 अच्छे क्वेश्चन है, उनको ले लेता हूं। ये आपको दे रखा है √1058 गुणा √648 बराबर, आप क्या करोगे ना, x की मान पूछा है, x को इधर ले जाओ, 18 को नीचे ले आओ, है ना। या तो ये 18x हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। अब आपसे पूछा है x का मान, तो दोनों साइड ना स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो। तो ये आपके सामने आ जाएगा 1058 गुणा 648, और ये बराबर आ जाएगा 18 गुणा 18 गुणा x स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर 18 गुणा 18 को इधर लाके भाग दे दीजिए, तो आपके सामने आ जाएगा 1058 गुणा 648 डिवाइडेड बाई 18 गुणा 18, ठीक है ना। ये बराबर आ जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, अब डिविजिबिलिटी रूल लगाना, 5 1 6 8 6, देखिए ये कटेगा, 8 4 12 6 18, 18 कटेगा, 9 से काटिए, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 7 63, ये 7 बार में जाएगा, 18 9 दूनी 18 72 हो गया, 18 कम 18 18 चौक 72, ये कट गया, 2 से काटा, 2 दूनी 4। अच्छा, तो इसको मत काटो, ये 4 बने रहने दो, नीचे 2 रहने दो। अच्छा, 2 से इसको काट दो, 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 529। आपके सामने एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी, एक्स स्क्वायर बराबर आ गई 529 गुणा 4। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 4 का रूट तो 2 आएगा, 529 का रूट होता है 23, तो 23 गुणा 2 जो कि 46 बनता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से काट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बड़ा बेहतरीन सा क्वेश्चन दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यहां आपसे कह रहा है कि ABCD एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में एक बना ही देता हूं, ये रहा त्रिभुज ABC में, AB को E तक बढ़ा दो आप, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। AB को E तक बढ़ा दिया हमने, ये E तक बढ़ा लाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। AB तो E तक बढ़ गया। भुजा CA को D तक, C से A वाली लाइन को D तक बढ़ा दिया हमने, ये D पे ले लिया, ठीक है ना। A को थोड़ा बाहर लिखता हूं, A को यहां लिख दिया, ये हमने बढ़ा दिया। अब क्या करें, कोण BAD 125 है, कहाँ है BAD, ये D है, ये 125 दे रखा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। EBC 100 डिग्री है, EBC ये वाला कोण आपको 100 डिग्री दे रखा है। तो आपसे नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें पूछ रहा है कौन सा सही होगा, तो हम फटाफट से सारे कोण निकाल लेते हैं। ये 100 है तो ये लीनियर पेयर से 80 हो गया, ठीक है ना। और ये 125 है तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 5 इसको दे दे तो ये 20 बच जाएगा, 20 और 60, तो 5 पहले से लिया तो 55 आ जाएगा। ये जब ये 55 आ जाएगा तो तीनों एंगल के सम से C निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 80 और 40 90, 8 5 13 135, और ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो गया, ठीक है ना। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैंने पढ़ रखे हैं तो आप भी पढ़ लीजिएगा, मैं ऑप्शन दिखा देता हूं। अच्छा देखो, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन कोण ABC एंड कोण ACB 35 है क्या, तो ABC मतलब 80 और माइनस 45, क्या ये 35 आ रहा है, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, 35 आ रहा है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप आप कर पाए होंगे। यहाँ लगा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलिए अब फटाफट से अब हम लोग लास्ट पे पहुंच आए हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिया है उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। एंड सॉरी कि मैंने 2 क्वेश्चन में आपसे थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। आगे से इन चीज़ों पे भी मैं वर्कआउट करके आऊँगा कि ये सिली मिस्टेक जो है ना आए, हो जाता है जब बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के लिए हो, तो ठीक है ना। यहाँ कहना है किसी बहुफलक के 7 फलक हैं और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के किनारे कितने होंगे।
तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए F प्लस वी बराबर E प्लस 2, ठीक है ना। तो F और V दे रखा है 7 प्लस 10, ये 17 बन रहा है, तो E प्लस 2 कितना होगा, तो E को कितना ले लें कि 2 जोड़ने के बाद 17 हो जाए, तो 15 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए, अगर आपने यहाँ तक जिसने भी वीडियो देखा उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी देखो आपको फिगर से कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से सॉल्व कर लेना, ठीक है। जिसमें टाइम बचा सकते हैं उसमें बचवा देता हूँ आपका टाइम। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में यदि AB बराबर EF, BC बराबर DE और CA बराबर FD है तो कौन सा इसको लिखोगे। तो आपको ऑप्शन से पकड़ना है। पहला AB बराबर EF है, पहले ऑप्शन में देखो क्या AB बराबर EF दे रखा है, हाँ दे रखा है। फिर चेक करो BC बराबर FD है क्या, BC बराबर FD नहीं है, DE है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। इसको चेक करो AB बराबर DF है, कहाँ दे रखा है, AB बराबर EF है, ये भी आंसर नहीं होगा। AB बराबर DE है, यहाँ AB बराबर EF है, ये भी आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा, यही आंसर होगा। कैसे चेक कर लेते हैं, AB बराबर FE है, हाँ AB बराबर FE या EF बराबर है, ठीक है। BC क्या दूसरा तीसरा, इसके दूसरे तीसरे के बराबर दिया है। BC बराबर ED दिया है क्या, BC बराबर ED दिया है, बिल्कुल दिया है। अगला पहले लास्ट को चेक कर लो, AC बराबर क्या FD या DF दे रखा है क्या, AC कहाँ दे रखा है, ये देखो AC बराबर FD दे रखा है। तो ये तीनों कंडीशन सही हो रही हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आई होगी तो आपको पता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है। और बाकी आपकी क्लासेस प्रॉपर आती रहेंगी, इसी तरीके से प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे। अल्टरनेट डेज पे मैथ, अल्टरनेट डेज पे साइंस, और बीच में आप लोगों के लिए वो कथन और कारक का क्वेश्चन एक साथ लेके आने वाला हूँ, साइंस का और CDP का, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।